नमस्कार। आज हम हिंदी के इतिहास में गोता लगाने वाले हैं और यकीन मानिए ये कहानी सिर्फ शब्दों की नहीं है। ये तो इतिहास, संस्कृति और पहचान की एक दिलचस्प दास्तां है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं एक मॉडर्न पहेली से। एक ऐसा सवाल जो शायद कभी ना कभी किसी के मन में भी आया होगा। सोचिए, एक हिंदी बोलने वाला और एक उर्दू बोलने वाला जब आपस में बात करते हैं तो कितनी आसानी से एक दूसरे को समझ लेते हैं, है ना? तो फिर इन्हें दो अलग-अलग भाषाएं क्यों माना जाता है? भाई यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। अच्छा, इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें एक टाइम मशीन में बैठना होगा। हमें जाना होगा बहुत बहुत पीछे, जहां इस भाषा की जड़ें हैं। तो देखिए, भाषा का ये सफर कई पड़ावों से गुजरा। शुरुआत हुई वैदिक संस्कृत से, फिर आई क्लासिकल संस्कृत और आम लोगों की भाषा जिसे प्राकृत कहते थे। इसके बाद अपभ्रंश बोलियां बनी और फिर कहानी पहुंचती है लगभग 1300 सीई में दिल्ली के आसपास, जहां एक बोली ने जन्म लिया, खड़ी बोली। और यही वो पॉइंट है जो सबसे जरूरी है, क्योंकि आज की हिंदी और उर्दू दोनों की माँ यही खड़ी बोली है। तो ये खड़ी बोली ही वो कॉमन ग्राउंड है, वो साझा नींव। और यही वजह है कि आज भी जब हम आम बोलचाल की बात करते हैं तो हिंदी और उर्दू इतनी ज्यादा मिलती जुलती लगती हैं। उनका ग्रामर, सेंटेंस बनाने का तरीका, सब कुछ यहीं से तो आया है। यहां तक तो सब ठीक था, एक ही धारा बह रही थी। पर अब कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जहां से ये एक धारा दो अलग-अलग रास्तों पर बट गई। ये कहानी हमें ले चलती है 19वीं सदी के भारत में। ब्रिटिश राज का दौर था और उस दौर में भाषा सिर्फ बात करने का जरिया नहीं रह गई थी। नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेशन और पहचान की पॉलिटिक्स का एक बहुत पावरफुल टूल बन चुकी थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, ग्रामर का जो ढांचा था, जो बेस था, वो तो सेम रहा, लेकिन जानबूझकर दो चीजों में फर्क लाया गया। एक तो लिपि यानी स्क्रिप्ट और दूसरा फॉर्मल वोकैबुलरी। तो हुआ ये कि हिंदी ने देवनागरी लिपि और संस्कृत से जुड़े शब्द अपनाए, वहीं दूसरी तरफ उर्दू ने फारसी, अरबी लिपि और पर्शियन और अरेबिक से आए शब्दों को चुना। और बस धीरे धीरे ये भाषाएं अलग अलग कम्युनिटीज की पहचान से जुड़ती चली गईं। और इस बदलाव में साल 1800 एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। इसी साल फोर्ट विलियम कॉलेज बना और यहीं से अंग्रेजों ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन की आसानी के लिए हिंदी और उर्दू को दो अलग अलग स्टाइल में स्टैंडर्डाइज करना, मतलब औपचारिक तौर पर अलग करना शुरू कर दिया। इस एक कदम ने इस दरार को और भी गहरा कर दिया। किसी ने क्या खूब कहा है, एक ही भाषा जो दो लिपियों और दो संस्कृतियों में बट गई। ये लाइन इस पूरी सिचुएशन को एकदम परफेक्टली समझा देती है। ज़बान एक, लेकिन उसे पॉलिटिकल और कल्चरल वजहों से दो हिस्सों में बांट दिया गया। इतिहास में जो हुआ वो इतिहास में नहीं रह गया। उस मोड़ की गूंज आज भी हमारी आज की दुनिया में साफ सुनाई देती है। तो देखिए, ये सफर कैसे आगे बढ़ा। सबसे पहले कॉलोनियल पॉलिसीज ने इस भाषा के विभाजन को एक तरह से ऑफिशियल बना दिया। फिर भाषा धर्म और राजनीति की पहचान से जुड़ गई। और फिर जब आज़ादी मिली तो भारत ने हिंदी को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज में से एक बनाया और पाकिस्तान ने उर्दू को अपनी नेशनल लैंग्वेज। और बस ये जो विभाजन था ये हमेशा के लिए पक्का हो गया। और आज का नतीजा देखिए, एक ही जड़ से निकली इन दो भाषाओं को बोलने वाले दुनिया भर में फैले हैं। हिंदी बोलने वाले लगभग 60 करोड़ और उर्दू बोलने वाले करीब 23 करोड़। मतलब ये दिखाता है कि उस ऐतिहासिक फैसले का असर कितना बड़ा और ग्लोबल है। तो चलिए अब वापस घूमकर अपनी पहली पहेली पर आते हैं। जो सारे धागे हमने अभी तक देखे, अब उन्हें एक साथ जोड़ने का वक्त आ गया है। तो सवाल था, दो भाषाएं क्यों? जवाब अब बिल्कुल साफ है। पहला, इनकी जड़ें एक हैं, खड़ी बोली। दूसरा, पॉलिटिकल वजहों से इनकी लिपि और फॉर्मल शब्दावली को अलग कर दिया गया। तीसरा, धीरे धीरे ये भाषाएं अलग कल्चर और नेशनल आइडेंटिटी का सिंबल बन गई। और चौथा, आखिर में जाकर ये दो अलग अलग देशों की ऑफिशियल लैंग्वेजेस बन गई। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि भाषा कभी भी सिर्फ शब्द नहीं होती। भाषा का सीधा कनेक्शन होता है इतिहास से, पहचान से और हाँ, पावर से भी। और हिंदी उर्दू की ये कहानी इसका एक जीता जागता सबूत है। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज के इस कनेक्टेड दुनिया में, जहाँ सब कुछ इतना ग्लोबल हो गया है,
क्या ये मुमकिन है कि एक ही नदी की ये दो धाराएं, हिंदी और उर्दू, भविष्य में फिर से एक दूसरे के करीब आने लगे? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।